नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक रंजन स्वागत करता हूं 7 डेज एजुकेशन डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला में। इस नई पहल में हम डेली करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों को लाएंगे तथा इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। हमारी ये पहल सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के लिए उपयोगी तो है ही, साथ ही बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार आमीन एवं परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स, जो इस प्रकार है। पहले प्रश्न को देखेंगे। कोवैक्स सुविधा जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एक पहल है? ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, द फेडरल बायोमेडिकल एजेंसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोवैक्स नाम से एक नई पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य कोरोना वायरस के खिलाफ टीके के विकास को तेजी से ट्रैक करना है। WHO ने हाल ही में घोषणा की कि वह अपनी सुविधा में शामिल होने के लिए देशों को अपने नियंत्रण को नवीनीकृत कर रहा है। WHO संभावित टीकों के निर्माताओं के साथ भी बातचीत कर रहा है और टीके के बड़े पैमाने पर उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए धन इकट्ठा कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार WHO द्वारा महत्वपूर्ण रूप में नामित रोगजनकों को किस नदी में पाया जाता है? ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, यमुना, भरतपुझा। आंसर होगा यमुना। व्याख्या को देखेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महत्वपूर्ण रूप में नामित रोगजनकों को यमुना नदी में पाया गया है। WHO द्वारा वर्ष 2017 में रोगजनकों को नामित किया गया था। यमुना में पाए जाने वाले मल्टी ड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया नदी में सीवेज के प्रवेश के कारण पाए गए थे। WHO द्वारा कई प्रमुख सीवर नालियों और नई दिल्ली में यमुना नदी का अध्ययन किया गया। अगला प्रश्न है, माउंट सिनाबुंग जो हाल ही में खबरों में है, किस देश में स्थित है? ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, इटली, इक्वाडोर। आंसर होगा इंडोनेशिया। व्याख्या को देखेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया में स्थित माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया के ज्वालामुखी और भूगर्भीय खतरे के केंद्र ने पुष्टि की है कि विस्फोट के कारण कोई हताहत नहीं हुआ था। सिनाबुंग इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी हिस्से में कारू पठार पर स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। यह प्लेस्टोसीन होलोसीन युग में निर्मित एक स्तरित ज्वालामुखी है। 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक किस देश में बनाया जाएगा? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और भूटान। आंसर होगा बांग्लादेश। इसकी व्याख्या को देखेंगे। पाकिस्तान के स्वतंत्रता के लिए देश के प्रयासों के दौरान बांग्लादेश ने 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। बांग्लादेश ने घोषणा की कि देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह की 50वीं वर्षगांठ के साथ युद्ध स्मारक का निर्माण किया जाएगा। बांग्लादेश में पहले से ही 1971 के सभी शहीदों के लिए ढाका में एक राष्ट्रीय स्मारक है, लेकिन यह नया प्रस्तावित केवल भारतीय सैनिकों के लिए होगा। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत शुरू की गई किस पहल ने 1 लाख से अधिक परामर्श प्रदान किए हैं? ऑप्शन है ई संजीवनी, ई प्लाज्मा, ई ब्लड, ई क्रोनेक्स। आंसर होगा ई संजीवनी। व्याख्या को देखेंगे। वेब आधारित व्यापक टेलीमेडिसिन समाधान ई संजीवनी ने अब तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 1.58 लाख ऑनलाइन परामर्श प्रदान किए। 23 से अधिक राज्यों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का संचालन किया गया। यह देश में 75% से अधिक जनसंख्या को कवर करता है। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था।
2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना को उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों बीपीएल धारक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे किस पड़ोसी देश के लिए डेनिम और रंजक का परिवहन करेगा? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। आंसर होगा बांग्लादेश। व्याख्या को देखेंगे। भारतीय रेलवे को पश्चिमी रेलवे जोन गुजरात के अहमदाबाद मंडल से बांग्लादेश तक एक पार्सल ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। डेनिम और रंजक के साथ लोड होने के बाद ट्रेन अहमदाबाद मंडल के कांकरिया गुड्स शेड को रवाना होगी। इससे पहले पश्चिमी रेलवे जोन ने बांग्लादेश को प्याज के साथ एक मालगाड़ी भेजी थी। इससे लगभग 31 लाख रुपए का अनुमानित राजस्व वसूल हुई थी। अगले प्रश्न को देखेंगे। माथेरान हिल स्टेशन, जहां तितलियों की लगभग 77 नई प्रजातियां पाई गई हैं, भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। आंसर होगा महाराष्ट्र। व्याख्या देखेंगे। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अनुसार माथेरान हिल स्टेशन के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील जंगल में तितलियों की 77 नई प्रजातियां पाई गई हैं। यह मुंबई से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है और 214.73 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके साथ माथेरान जंगल में तितली प्रजातियों की कुल संख्या 140 हो गई। प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में अपनी औद्योगिक विकास नीति 2020-23 लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल। आंसर होगा आंध्र प्रदेश। व्याख्या देखेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है। इस नीति का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना और प्रति व्यक्ति औद्योगिक जीवीए में राष्ट्रीय औसत का मिलान करना है। राज्य की पिछली औद्योगिक विकास नीति 2015 से 20 के बीच लागू की गई थी। इस नीति का अनावरण राज्य के उद्योग मंत्री गौतम रेड्डी ने किया। इस नीति का उद्देश्य अच्छी तरह से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। यह वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित और कौशल प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने लीप नाम से एक स्टार्टअप प्रमोशन और मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया? ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील और मिंत्रा। आंसर होगा फ्लिपकार्ट। व्याख्या देखेंगे। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट लीप नाम से एक स्टार्टअप प्रमोशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। फ्लिपकार्ट के पहले स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम में देश भर में B2C और B2B स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने के लिए 16 सप्ताह का वर्चुअल प्रोग्राम शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय व पश्चिम बंगाल। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। व्याख्या देखेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। इस केंद्र को सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। KVIC हथकरघा और रेशम रीलिंग मशीन जैसी मशीनरी भी प्रदान करेगा। यह केंद्र 25 स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और इस क्षेत्र में बुनाई गतिविधियों को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्रालय में किया गया? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय व गृह मंत्रालय। आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। व्याख्या देखेंगे। 10 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य भारत को स्थानीय विनिर्माण और मेक इन इंडिया पहल की ओर ले जाना है। इस योजना का उद्देश्य देश में घरेलू उत्पादन को महत्व देना है। इस सप्ताह के अवलोकन को
विचार आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है हुबली, यशवंतपुर, धारवाड़ व कोडागू। आंसर होगा हुबली। व्याख्या देखेंगे, रेल मंत्री पीयूष गोयल और कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने हुबली में एक नई रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। हुबली उत्तर कर्नाटक का एक शहर है और यह संग्रहालय गडग रोड पर हुबली रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसका उद्देश्य रेलवे की शाखाओं की विरासत को संरक्षित करना और रेलवे पारिस्थितिकी तंत्र में उन्नत प्रणाली के विकास को प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किसने जीता? ऑप्शन है सागरिका किशु, अर्नब गोस्वामी, नितिन सेठी, रवीश कुमार। आंसर होगा नितिन सेठी। व्याख्या देखेंगे, भारतीय पत्रकार नितिन सेठी ने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित खोजी पत्रकारिता पुरस्कार जीता है। उन्हें हफिंगटन पोस्ट इंडिया पर प्रकाशित इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर उनके कवरेज और खोजी लेखों के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला भारतीय शहर कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद व भोपाल। आंसर है मुंबई। व्याख्या देखेंगे, मुंबई यातायात संकेतों पर महिलाओं के प्रतीकों को प्रदर्शित करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। परियोजना राज्य के पर्यटन मंत्रालय के नेतृत्व में है। बृहन मुंबई नगर निगम BMC ने ट्रैफिक सिग्नल स्थापित किए हैं जो त्रिकोणीय फ्रॉक के साथ महिला आइकन प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, फूड सिस्टम विजन प्राइज जीतने वाले ईट राइट इंडिया आंदोलन को किस संगठन द्वारा लागू किया जा रहा है? ऑप्शन है खाद्य एवं कृषि संगठन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। व्याख्या देखेंगे, भारत के खाद्य सुरक्षा नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI को रविवार को अपने ईट राइट इंडिया आंदोलन के दृष्टिकोण के लिए खाद्य प्रणाली विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रॉकफेलर फाउंडेशन, सेकंड न्यूज और ओपनियो द्वारा यह पुरस्कार एक पौष्टिक और टिकाऊ खाद्य प्रणाली विकसित करने के लिए दुनिया भर के संगठनों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन है कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन, कोविड-19 हम भारत के आदिवासी, भारतीय आदिवासियों की सुरक्षा, भारत और आदिवासी। आंसर होगा कोविड-19 और स्वदेशी लोगों को लचीलापन। व्याख्या देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। यह 1982 में संयुक्त राष्ट्र में स्वदेशी आबादी पर कार्य समूह में उद्घाटन सत्र की तारीख को चिन्हित करता है। इस वर्ष का विषय कोविड-19 और स्वदेशी लोगों को लचीलापन है। इसका उद्देश्य स्वदेशी जनसंख्या के पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं को संरक्षित करना है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 100 से अधिक उत्पादों के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध की घोषणा की? ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। व्याख्या देखेंगे, 9 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि भारत ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 101 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा 101 वस्तुओं की सूची तैयार की गई थी। यह भारत को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। अंतिम प्रश्न को देखेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए
कृषि और संरचना विधि का कार्पस क्या है? ऑप्शन है 6 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। आंसर है 1 लाख करोड़। व्याख्या देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से कृषि और संरचना कोष का शुभारंभ किया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2000 से अधिक किसान सोसाइटीज को 1000 करोड़ रुपए दिए। यह फंड किसानों, PSCS, FPO और कृषि उद्यमियों को सामुदायिक खेती की संपत्ति और फसल के बाद के बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए सहायता करेगा। प्रधानमंत्री ने PM किसान की 6वीं किस्त के रूप में 17,000 करोड़ रुपए भी जारी किए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह पहल पसंद आ रहा है, इसलिए आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।